नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे लास्ट 6 मंथ की करंट अफेयर। और ये जो लास्ट 6 मंथ की करंट अफेयर है वो आपके लेखपाल और बीईओ एग्ज़ाम, राइट। तो इन सभी एग्ज़ाम के लिए आपकी यूज़फुल होगी। तो इससे पहले भी वीडियोस बन चुकी हैं जो कि हैंड रिटन थे, उनको आप देख सकते हैं, लेकिन आज की वीडियो में हम लोग डिजिटल तरीके से इसको देखेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर है, एयर इंडिया के नए चेयरमैन कौन बने हैं? तो वो देखिए बने हैं राजीव बंसल, राइट। तो राजीव बंसल के बारे में बात करें तो अभी हाल ही में उनको एयर इंडिया के प्रबंध निदेशक या प्रेसिडेंट के रूप में उनको नियुक्त किया गया है। इससे पहले वो 3 महीने के लिए अगस्त 2017 में अध्यक्ष पद पर रह चुके हैं। इस पॉइंट को भी आप नोट कर लीजिएगा। और यहाँ पर देखिए इमेज में आप इनको देख सकते हैं, ये आपके राजीव बंसल, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए माउंट एकांकागुआ जो कि आपका दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का सबसे ऊंचा पीक है, यानी कि सबसे ऊंचा शिखर है, पर्वत है। तो पर्वत चोटी की यहाँ पर बात की गई है, तो माउंट एकांकागुआ पर चढ़ने वाली पहली युवा। लेकिन यहाँ पर इस पॉइंट को आप ध्यान रखेंगे, सबसे युवा जो भारत की सबसे युवा हैं वो है आपकी काम्या कार्तिकेयन, जो कि 12 साल की छात्रा हैं। उन्होंने एशिया की बाहर सबसे ऊंची जो चोटी है एकांकागुआ, उस पर जीत हासिल की है, राइट। और ये आपकी माउंट एकांकागुआ जो एंडीज पर्वतमाला है उसकी सबसे ऊंची चोटी है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो आपकी एंडीज पर्वतमाला है वो दुनिया की सबसे लंबी पर्वतमाला है, लंबाई के दृष्टिकोण से सबसे बड़ी है, ठीक है। और ये देखिए इमेज में आप इनको देख सकते हैं, ये आपकी काम्या कार्तिकेयन, राइट। नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं आईबीएम के मुख्य कार्यकारी अधिकारी, ठीक है। तो वो आपके हैं अरविंद कृष्णा। देखिए अमेरिका में सॉफ्टवेयर क्षेत्र में प्रमुख संस्थान है आईबीएम, तो उसके मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी सीईओ अरविंद कृष्णा बड़े हैं। यहाँ पर देखिए आप इनको इमेज में देख सकते हैं। और उन्होंने 1990 यानी कि 1990 में आईबीएम कंपनी ज्वाइन की थी, और वो आईबीएम के क्लाउड और कॉग्निटिव सॉफ्टवेयर में इंजीनियर वाइस प्रेसिडेंट के पद पर थे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर ब्रिटेन की महारानी के अधिवक्ता कौन बने हैं? ये बहुत ही बड़ी बात है कि ब्रिटेन की महारानी के अधिवक्ता एक भारतीय बने हैं, वो हैं आपके हरीश साल्वे। तो देखिए हरीश साल्वे को इंग्लैंड और वेल्स की अदालतों के लिए रानी के वकील यानी कि क्यूसी के रूप में नियुक्त किया गया है। तो उन वकीलों में से ये एक वकील हैं जो कि भारतीय हैं, और हरीश साल्वे ने कुलभूषण जाधव प्रत्यर्पण मामले में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के समक्ष भारत का प्रतिनिधित्व किया था। तो आप देख सकते हैं कि ये बहुत ही ख्याति प्राप्त वकील हैं। और रानी के वकील का खिताब उन लोगों को प्रदान किया जाता है जिन्होंने वकालत के संचालन में विशेष कौशल और विशेषज्ञता का प्रदर्शन किया है। इमेज में आप देख सकते हैं, ये आपके हरीश साल्वे, ठीक है। आगे बात करते हैं। यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है, क्योंकि अभी हाल ही में 2020 में ये घटना हुई है। तो देखिए 72वें भारतीय सेना दिवस पर पुरुषों की सभी टुकड़ियों का नेतृत्व करने वाली पहली महिला सैन्य अधिकारी कौन बनी है? तो वो बनी है के तानिया शेरगिल, ठीक है। अब देखिए तानिया शेरगिल जो है वो नागपुर विश्वविद्यालय से इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में बीटेक हैं। वो मार्च 2017 में चेन्नई की ऑफिसर ट्रेनिंग अकादमी में शामिल हुई थी। इमेज में आप देख सकते हैं, ये है आपकी तान्या शेरगिल, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे, वो भारतीय सेना दिवस पर पुरुषों की सभी टुकड़ियों का नेतृत्व करने वाली पहली महिला सैन्य अधिकारी बनी है। कमेंट में आप जरूर बताइए आप की जो भारतीय सेना दिवस है वो कब मनाया जाता है। हिंट के रूप में मैं आपको बताना चाहूँगा कि जनवरी महीने में ये मनाया जाता है। आप कमेंट करके बताइए कि कौन सी डेट है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। गणतंत्र दिवस 2019 पर, ये बैक ईयर की बात की गई है लेकिन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इसलिए इसको शामिल किया गया है। गणतंत्र दिवस 2019 पर पुरुषों की सभी टुकड़ियों का नेतृत्व करने वाली पहली महिला कौन बनी है? भावना कस्तूरी। इमेज में आप इनको देख सकते हैं, ठीक है। तो पिछला वाला जो क्वेश्चन था उसी के कॉन्टेक्स्ट में ये क्वेश्चन को शामिल कर लिया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, आरबीआई के नए डिप्टी गवर्नर अभी हाल ही में कौन बने हैं? तो वो बने हैं माइकल देवव्रत पात्रा। इमेज में आप इनको देखिए। तो देखिए माइकल देवव्रत पात्रा को भारतीय रिजर्व बैंक का नया डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया है, और उनका जो कार्यकाल है वो कुल 3 साल का होगा। और अभी तक कार्यकारी निदेशक के रूप में वो मौद्रिक नीति विभाग का काम देख रहे थे, और वो आरबीआई के चौथे डिप्टी गवर्नर होंगे, राइट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, सीआरपीएफ के अभी हाल ही में नए महानिदेशक बने हैं, उनका नाम है एपी माहेश्वरी, ठीक है।
तो देखिए वो 1984 बैच के उत्तर प्रदेश कैडर के अधिकारी हैं और वर्तमान में केंद्रीय गृह मंत्रालय में विशेष सचिव हैं। वो 3 लाख से ज़्यादा कर्मियों के साथ दुनिया का सबसे बड़ा अर्ध सैन्य बल, देश का अग्रणी आंतरिक सुरक्षा बल है सीआरपीएफ। और इस बल के कर्मियों को नक्सल रोधी अभियानों और जम्मू कश्मीर में आतंक रोधी अभियानों में लगाया जाता है। तो आप ध्यान रखें कि सीआरपीएफ को कहाँ पर अपॉइंट किया जाता है, जे.एंड.के और आपके नक्सल रोधी अभियानों में, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर एनबीटी के नए निदेशक कौन बने हैं। तो ये बने आपके युवराज मलिक। तो देखिए 11 जनवरी 2020 को लेफ्टिनेंट कर्नल युवराज मलिक नेशनल बुक ट्रस्ट एनबीटी का फुल फॉर्म है, इसके नए निदेशक बने हैं और इस पद पर वो प्रसिद्ध लेखिका रीता चौधरी का स्थान लेंगे। एनबीटी की बात करें तो ये उच्चतर शिक्षा विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अधीन एक कार्यरत स्वायत्त संस्थान है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर प्रथम चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो वो कौन बने हैं, वो हैं आपके जनरल विपिन रावत, प्रथम चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बने हैं। और इसको शॉर्ट में सीडीएस बोलते हैं। तो सीडीएस का जो रोल है वो आपका चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के स्थायी अध्यक्ष का होगा और सीडीएस की भूमिका सशस्त्र सेनाओं के ऑपरेशंस में आपसी समन्वय और उसके लिए वित्त प्रबंधन की होगी। जो सीडीएस है वो तीनों सेवाओं यानी कि जो तीन सेनाएं होती हैं उनसे जुड़े मुद्दों पर रक्षा मंत्री की प्रिंसिपल मिलिट्री एडवाइज़र की तरह काम करेगा, ठीक है। पहले क्या होता है युद्ध में कि दोनों या जितने भी एयरफोर्स है, नेवी है या आपकी थल सेना है, उनके अलग अलग कमांडर होते थे। तो जो डिसीजंस होते हैं उनको लेने में देरी होती थी। लेकिन अब क्या होगा कि तीनों सेनाओं का एक सर्वोच्च कमांडर बनाया गया है, ठीक है, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। तो उसकी वजह से अब जो डिसीजंस हैं वो तेज़ी से लिए जा सकेंगे। आगे बात करते हैं अंतरिक्ष में सर्वाधिक समय बिताने वाली प्रथम महिला हाल ही में कौन बनी है। तो इसका आंसर हो जाएगा क्रिस्टीना कोच। इमेज में देखिए आप उनको। तो देखिए 2016-17 में अंतरिक्ष यात्री पैगी विटसन ने 288 दिन का रिकॉर्ड बनाया था, ठीक है। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा इन्होंने उससे भी अधिक यानी कि कुल 340 दिन का रिकॉर्ड बनाया है और ये सर्वाधिक है। तो अंतरिक्ष में सर्वाधिक समय बिताने वाली प्रथम महिला बनी है क्रिस्टीना कोच। नेक्स्ट देखिए रूस के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं। इसका आंसर हो जाएगा मिखाइल मिशुटिन। तो देखिए दिमित्री मेदवेदेव के इस्तीफे के बाद इनको प्रधानमंत्री बनाया गया है और राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के ये पुराने सहयोगी रहे हैं। साल 2012 में ही मेदवेदेव के लगातार प्रधानमंत्री पद पर कार्यरत रहने के बाद उनको अब ये जो है पद मिला है, ठीक है। हालांकि रूस के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रधानमंत्री पद वहाँ का बहुत ही महत्वपूर्ण पद नहीं होता है। नेक्स्ट देखिए विंग्स इंडिया 2020 का आयोजन कहाँ पर किया गया। तो ये आपका किया गया है बेगमपेट हवाई अड्डा हैदराबाद, राइट। और ये 4 दिवसीय रहा है और ये द्विवार्षिक आयोजन होता है। फ्लाइंग फॉर ऑल के रूप में इसकी थीम रखी गई है, फ्लाइंग फॉर ऑल, ठीक है। नेक्स्ट देखिए राष्ट्रमंडल का नया देश कौन बना है। तो देखिए ये आपका बना है मालदीव और मालदीव 2016 में अंतर्राष्ट्रीय संस्था राष्ट्रमंडल से बाहर होने के बाद इसमें शामिल होने वाला 54वां सदस्य बन गया है और मालदीव 1982 में पहली बार राष्ट्रमंडल का सदस्य बना था, यानी कि इसको दोबारा शामिल किया गया है, ठीक है। और मैं आपको बता दूं कि मालदीव 2016 में राष्ट्रमंडल से अलग हो गया था और मालदीव अपने मानवाधिकार रिकॉर्ड और लोकतांत्रिक सुधार पर प्रगति के अभाव को लेकर निलंबित किए जाने की चेतावनी के बाद उसने सदस्यता छोड़ दी थी, लेकिन अब उसको फिर से ज्वाइन किया गया है। आगे देखते हैं हुनर हाट का आयोजन अभी हाल ही में कहाँ किया गया है। तो ये किया गया है अवध यानी कि शिल्पग्राम लखनऊ में। तो जनवरी 2020 में लखनऊ के अवध शिल्पग्राम में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा हुनर हाट का आयोजन किया गया और इसका आयोजन केंद्रीय अल्पसंख्यक मामले द्वारा जो केंद्रीय अल्पसंख्यक मंत्रालय होता है उसके द्वारा उस्ताद योजना के तहत किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए शास्त्रीय तेलुगु केंद्र का आयोजन कहाँ पर किया गया है। तो इसका किया गया है नेल्लौर आंध्र प्रदेश में, ठीक है। तो 21 जनवरी 2020 को उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है और शास्त्रीय तेलुगु अध्ययन विशिष्टता केंद्र केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान मैसूर के अधीन होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए पहली खाद्य प्रसंस्करण शिखर बैठक कहाँ आयोजित हुई। तो ये आपकी हुई है लद्दाख में और इसका उद्देश्य खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में समग्र विकास के लिए भागीदारी का बढ़ाना है, राइट। नेक्स्ट देखिए
दृष्टिबाधित लोगों के लिए नेविगेशन बैठक की सुविधा कहाँ पर उपलब्ध कराई गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा चंडीगढ़ में। चंडीगढ़ का जो रेलवे स्टेशन है वहाँ पर दृष्टिबाधित लोगों के लिए नेविगेशन बैठक की सुविधा है। नेक्स्ट है, पहला स्मोग टावर कहाँ पर बनाया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा लाजपत नगर, दिल्ली। तो दिल्ली का पहला स्मोग टावर लाजपत नगर सेंट्रल मार्केट में स्थापित किया गया है। ठीक है, तो इसका काम क्या होता है? जो भी आपका एयर पॉल्यूशन होता है उसको सही करने का काम करेगा, हवा को शुद्ध करने का काम करेगा ये टावर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, श्रीहरिकोटा के बाद दूसरा लॉन्चिंग पैड कहाँ पर बनाया गया है? तो इसका आंसर होगा तूतुकुड़ी, तमिलनाडु। ठीक है, तो देखिए, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान इसरो ने तमिलनाडु के कुलशेखरपट्टनम के पास थूथुकुड़ी में, ये आप नाम ध्यान रखेंगे, इसके पास दूसरे अंतरिक्ष केंद्र के लिए भूमि अधिग्रहण की जो प्रक्रिया है उसकी शुरुआत की है। इसरो की बात करें तो इसरो का पहला और एकमात्र सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र ये आपका श्रीहरिकोटा में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर अटल किसान मजदूर कैंटीन कहाँ पर बनाई गई है? तो इसका उद्घाटन हुआ है करनाल में, हरियाणा की। ठीक है, तो हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने 29 दिसंबर 2019 को करनाल में अटल किसान मजदूर कैंटीन का उद्घाटन किया है। और इस कैंटीन में किसानों और मजदूरों को कितने रुपए में? केवल और केवल 10 रुपए में भोजन उपलब्ध कराया जाएगा। ठीक है, तो इस पॉइंट को आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखिए, उन्नत डीएनए फॉरेंसिक लैब ये कहाँ पर बनाई गई है? तो ये आपकी बनाई गई है चंडीगढ़ में। ठीक है, तो देखिए, गृह राज्य मंत्री श्री नित्यानंद राय ने चंडीगढ़ के CFSL में एक अत्याधुनिक डीएनए विश्लेषण केंद्र का उद्घाटन किया है। और ये नई उन्नत फॉरेंसिक डीएनए विश्लेषण लैब निर्भया फंड योजना के तहत स्थापित की गई है। ठीक है, और इसमें सुनिश्चित किया गया है कि केंद्र पूरी तरह से आधुनिक डीएनए प्रोफाइलिंग उपकरणों से सुसज्जित रहे और उन्नत फॉरेंसिक डीएनए विश्लेषण सुविधा प्रति वर्ष 2000 मामलों की जांच करने की इसकी क्षमता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, भारत का पहला किन्नर विश्वविद्यालय कहाँ पर बनाया गया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो ये आपका उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में इसकी स्थापना की जाएगी और इसकी जो लागत होगी वो आपकी 200 करोड़ की होगी। 50 एकड़ में इसका निर्माण कराया जाएगा। ठीक है, तो कुशीनगर जिले के कसया तहसील के नकटहा मिश्र गांव में अखिल भारतीय किन्नर यानी कि हिजड़ा इसको बोल सकते हैं शिक्षा सेवा ट्रस्ट द्वारा संचालित होने वाले विश्वविद्यालय में किन्नर समाज के लोग प्राथमिक से लेकर उच्च शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, फानफोन नामक टाइफून से सर्वाधिक प्रभावित देश कौन सा है? तो अभी हाल ही में देखिए, ये जो टाइफून आया था वो आपका फिलीपींस में आया था, 2013 के बाद दोबारा आया है। तो इसमें जो है फिलीपींस में सर्वाधिक जो है नुकसान हुआ है। ठीक है, फिलीपींस की बात करें तो ये दक्षिण पूर्व एशिया में स्थित एक देश है जिसका आधिकारिक नाम फिलीपींस गणतंत्र है, जिसकी राजधानी मनीला है। राइट, आगे देखते हैं यहाँ पर इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, हाल ही में ऑक्सीजन पार्लर कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो ये स्थापित किया गया है नासिक रेलवे स्टेशन पर। ठीक है, तो ये क्यों स्थापित किया गया है? तो देखिए, वायु प्रदूषण से निपटने के लिए महाराष्ट्र के नासिक रेलवे स्टेशन पर ऑक्सीजन पार्लर शुरू किया गया है और इसके तहत रेलवे स्टेशन परिसर में तरह तरह के पौधे लगाए गए हैं ताकि इसके जरिए यात्री यहाँ पर शुद्ध हवा महसूस कर सकें। राइट, तो इस पॉइंट को आप ध्यान रखेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को यहाँ पर विद फोटो यानी कि इमेज के साथ आपके सामने प्रेजेंट किया गया है। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।